अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि हम जब भी अखबार उठाते हैं तो देखने को मिलता है कि कभी किसी इंडस्ट्री में स्ट्राइक चल रही है, कभी किसी इंडस्ट्री में स्ट्राइक चल रही है। लेकिन क्योंकि हमारी लाइफ को ये डायरेक्टली इशू इम्पैक्ट नहीं करता, इसलिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं। बट एक अवेयर सिटीजन होने के नाते हमें ये पता होना ज़रूरी है कि क्या ये जो वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं ये उनका मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल अधिकार है। एंड दूसरी बात ये कि क्या ये जो स्ट्राइक करने वाले जो वर्कर्स हैं इनको वेतन यानी वेज मिलेगा उस पीरियड के दौरान का जब ये स्ट्राइक पे थे यानी हड़ताल पर थे। सो इन्हीं दो बेसिक इश्यूज को हम आज टैकल करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। एंड हमारा जो रेलेवेंट लॉ हमें हेल्प करेगा दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947, जो कि आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन, माई नेम इज चांद कुबा। एंड अगर आप लॉ से रिलेटेड कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं या स्टडी आईक्यू पर कोई भी इससे वीडियो देखना चाहते हैं, कोई भी इशू हो सकता है जुडिशरी से जुड़ा हुआ, क्लैट से जुड़ा हुआ या फिर यूपीएससी से जुड़ा हुआ, तो आप मुझे इन चैनल्स के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड मेरे को बता सकते हैं कि कौन से वीडियो आपको चाहिए। सो हम बात करें अगर स्ट्राइक की, तो अगर हम पास्ट में देखें तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हीं के समय से ये जो एक ट्रेंड है स्ट्राइक्स का ये शुरू हो गया था। सबसे पहली बार हमें देखने को मिलता है कि 1862 में यहाँ पर स्ट्राइक की जाती है। हावड़ा रेलवे स्टेशन के जो वर्कर्स थे उनके द्वारा, यहाँ पे लगभग 1200 वर्कर्स थे, उन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक की पहली बार भारत की एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दे डिमांडेड 8 आवर्स वर्क टाइम, राइट। सो बेसिकली उनका जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा लंबे थे। उन्होंने स्ट्राइक की कि भाई हमें 8 घंटे का वर्किंग आवर चाहिए। फिर उसके बाद दोबारा बंगाल ही जो है वो एक नर्व सेंटर बनता है वर्कर्स की स्ट्राइक का, जब जूट वर्कर्स के द्वारा यहाँ पर स्ट्राइक की जाती है। इन एनी केस, सो स्ट्राइक जो है कोई नया इशू नहीं है, भारत का बहुत पुराना इशू हमें देखने को मिलता है। एक एक्सप्रेशन है बेसिकली अपने मौलिक अधिकारों का, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब सवाल ये है कि भाई क्या राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट है? तो सुप्रीम कोर्ट इसको बार बार क्लैरिफाई कर चुका है अपनी अलग अलग जजमेंट्स में कि भाई फंडामेंटल राइट तो नहीं है, यानी कि राइट टू स्ट्राइक जो है एक फंडामेंटल राइट नहीं है। हाँ, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। हम सब जानते हैं अंडर आर्टिकल 19 हमें अधिकार मिला हुआ है कि हम अपने जो भी एसोसिएशंस हैं वो बना सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं जहां पर हम अपने कॉमन इंटरेस्ट के लोगों को साथ में ला सकते हैं एंड अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं इस ग्रुप के द्वारा। बट अगर हम बात करें स्ट्राइक की या हड़ताल की, तो ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी अधिकार है, यानी कि ये एक कानूनी अधिकार है जो कि हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में दिया गया है। आप एक जजमेंट भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि भाई स्ट्राइक जो है एक फंडामेंटल अधिकार नहीं है। सो हमने बात की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की। अब उसी के तहत हम यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्राइक का मतलब क्या है, स्ट्राइक की डेफिनेशन क्या है। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बट यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 भी आया है, IRA इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड IRC 2020, उसमें भी स्ट्राइक की डेफिनेशन दी गई है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्राइक? तो यहाँ पर बताया गया है स्ट्राइक मीन्स cessation of work by a body of persons employed in any industry acting in combination or concerted refusal। बेसिकली बताया गया है कि जब लगभग 50% या उससे ज़्यादा लोग, IRC में ये बताया गया है साथ में कि 50% या उससे ज़्यादा लोग एक इंडस्ट्री का काम बंद कर देते हैं या काम करने से मना कर देते हैं, उसको हम यहाँ पर स्ट्राइक कहते हैं। दूसरी बात ये कि ये जानने से पहले कि क्या स्ट्राइक करने वाले जो वर्कर्स हैं या हड़ताल करने वाले वर्कर्स उनको वेजेस मिलेंगे कि नहीं, उससे पहले हमें यहाँ पर दो कंसेप्ट समझने होंगे। पहला कंसेप्ट है कि लीगल स्ट्राइक क्या होती है, दूसरा कंसेप्ट है कि इलीगल स्ट्राइक क्या होती है। स्ट्राइक का मतलब तो हमने समझा, लीगल स्ट्राइक क्या होती है? तो कहता है कि भाई देखिए, अगर एक कंपनी के या एक इंडस्ट्री के वर्कर्स स्ट्राइक करना चाहते हैं तो जो भी वो एम्प्लॉइज स्ट्राइक करना चाहते हैं उनको एक नोटिस देना होगा एम्प्लॉयर को, और उसे बताना होगा, फोरवॉर्न करना होगा उस एम्प्लॉयर को कि भाई हम स्ट्राइक करना चाहते हैं। ये जो नोटिस है इसकी अवधि दी गई है आर्टिकल सेक्शन 22 में, इस एक्ट के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो सेक्शन 22 है उसमें यहाँ पर एक अवधि दी गई है एंड उसमें बताया गया है कि कम से कम आपको यहाँ पर 14 डेज का नोटिस देना होगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 हफ्ते का यानी कि 6 वीक्स का यहाँ पर नोटिस देना होगा। यानी कि अगर आप आज से
आज अगर स्ट्राइक करना चाहते हैं तो, या आप आगे फ्यूचर में स्ट्राइक करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 14 दिन का नोटिस देना होगा एंड मैक्सिमम आप 6 वीक्स का नोटिस दे सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं। आप ये नहीं है कि 10 हफ्ते पहले ही बता दोगे कि यार 10 हफ्ते बाद हम स्ट्राइक करने वाले हैं, दैट विल बी नॉट अ लीगल स्ट्राइक। आप मैक्सिमम 6 हफ्ते पहले एक वार्निंग दे सकते हैं स्ट्राइक करने से, एंड मिनिमम 2 हफ्ते पहले, यानी कि आप 6 से 14 दिन का जो नोटिस है, 6 हफ्ते से 14 दिन का एक नोटिस दे सकते हो एंड उसके बाद आप स्ट्राइक कर सकते हो। वो जो होगी एक लीगल स्ट्राइक होगी। इसी के साथ साथ सेक्शन 23 में भी यहां पर कुछ जनरल प्रोहिबिशंस दी गई हैं, यानी कि बताया गया है कि कौन सी स्ट्राइक लीगल होगी, कौन सी इलीगल होगी। इसमें कहा गया है कि अगर एक, मान लीजिए डिस्प्यूट चल रहा है जहां पर कुछ एम्प्लॉइज हैं एंड एक एम्प्लॉयर है, इन दोनों के बीच में मान लीजिए डिस्प्यूट चल रहा है, तो यहां पर होगा क्या, होगा ये कि भाई ये जो एम्प्लॉइज हैं, मान लीजिए डिस्प्यूट जो है वो कॉन्सिलिएशन के लिए गया हुआ है। कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं इसको हम अलग वीडियो में समझेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो प्रोसीडिंग जो डिस्प्यूट है, या तो वो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स के लिए गया हुआ है, या फिर वो किसी कोर्ट के सामने चल रहा है मामला, ट्राइब्यूनल के सामने चल रहा है, या फिर वो यहाँ पर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के लिए पेंडिंग पड़ा है। तो इस केस में यहाँ पर टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स के लिए मामला गया हुआ है तो कॉन्सिलिएशन का रिजल्ट आने के 7 दिन तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने कोई डिस्प्यूट था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई डिस्प्यूट था, दोनों ने यहाँ पर कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग यानी कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए मामला गया। अब मामले का जो रिजल्ट आया कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स का, मान लीजिए आपको पसंद नहीं आया, आप एक एम्प्लॉई हैं, आप काम करने वाले हैं, आपको मामले का जो भी नतीजा आया पसंद नहीं आया, तो नतीजे के 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो वो इलीगल स्ट्राइक हो जाएगी। सो मिनिमम 7 दिन आपको वेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद नोटिस देकर आप स्ट्राइक कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि मान लीजिए आपका मैटर जो है वो किसी लेबर कोर्ट के पास है, वहां से कोई रिजल्ट आया, तो उसके 2 महीने तक आप जो है स्ट्राइक नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो वो इलीगल स्ट्राइक हो जाएगी। सो बेसिकली आर्टिकल 22 एंड सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23 जो हैं वो जनरल प्रोहिबिशंस हैं स्ट्राइक के ऊपर, या फिर वो बताते हैं कि किस स्ट्राइक को आप लीगल कहेंगे। जो भी इन दोनों सेक्शंस की कॉन्ट्रावेंशन में स्ट्राइक्स की जाएंगी वो इलीगल स्ट्राइक हो जाएंगी सेक्शन 24 के तहत, यानी सेक्शन 24 उनको इलीगल स्ट्राइक्स करार कर रहा है। अब जो लीगल स्ट्राइक्स हैं केवल एंड केवल उन्हीं में आपको वेजेस मिल सकते हैं। सो सवाल का जो जवाब निकल कर आ रहा है वो ये कि भाई स्ट्राइक 2 तरह की हो सकती हैं, एक लीगल होती है, एक इलीगल होती है। जो लीगल स्ट्राइक्स हैं, अगर वर्कर्स लीगल स्ट्राइक में एंगेज्ड हैं तो यहाँ पर आपको वेजेस मिल सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन के केस में यहाँ पर बताया है कि भाई जो लीगल स्ट्राइक के वर्कर्स होंगे उनको यहाँ पर वेजेस मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्ट्राइक लीगल है, मान लीजिए आपने नोटिस जो है वो प्रॉपर टाइम पीरियड में दिया, आपने मान लीजिए 5 हफ्ते पहले नोटिस दिया, 5 हफ्ते के बाद आप स्ट्राइक कर रहे हैं, तो बेसिकली इट इज अ लीगल स्ट्राइक। अब लीगल स्ट्राइक के दौरान अगर वर्कर्स वायलेंस के ऊपर उतर आते हैं, तोड़ फोड़ के ऊपर उतर आते हैं, तो उनको कोई वेतन नहीं मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है। दूसरी बात यह कि जो इलीगल स्ट्राइक्स हैं, मान लीजिए आपने 10 हफ्ते का नोटिस देकर स्ट्राइक कर ली, या आपने 2 ही दिन का नोटिस देकर स्ट्राइक कर दी, इलीगल स्ट्राइक हो गई। सो बेसिकली 22 एंड 23 के अंडर जो भी इलीगल स्ट्राइक्स हैं उनमें आपको कोई यहाँ पर वेतन तो दूर की बात है, बेसिकली आपके ऊपर पनिशमेंट एंड फाइन का प्रावधान है। सो बेसिकली कोई भी वर्कमैन अगर कमेंस करता है, कंटिन्यू करता है इलीगल स्ट्राइक को, तो उसको इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है, 1 महीने तक की उसको सजा दी जा सकती है, या फिर फाइन लगाया जा सकता है 50 रुपए का। दूसरी बात कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो इंस्टिगेट करता है इलीगल स्ट्राइक को, तो उसको यहाँ पर सजा दी जा सकती है 6 महीने तक की, एंड उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है यहाँ पर 1000 रुपए तक का। सो ये है जी प्रावधान जुड़े हुए। बट एक आखिरी चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रावधान जितने भी आपने पढ़े, ये बेसिकली हर इंडस्ट्री के केस में नहीं लगते हैं, या हर सर्विस के केस में नहीं लगते हैं। ये किसके केस में लगते हैं? तो ये लगते हैं जी आपकी जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं उनके केस में ये लगते हैं, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हो, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, या रेलवेज हो गया, या जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली
जो भी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज हो गई, उन सब के केस में ये प्रावधान लगता है। सो ये है जी हमारा आज का वीडियो, जहां पर हमने देखा कि स्ट्राइक करने का जो अधिकार है वर्कर्स के पास, वो फंडामेंटल अधिकार बिल्कुल नहीं है, वो स्टैट्यूटरी अधिकार है। दूसरी बात ये कि जो वर्कर्स हैं अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं तो केवल और केवल लीगल स्ट्राइक के केस में उनको वेतन मिलेगा, इल्लीगल स्ट्राइक्स में उनको वेतन नहीं मिलता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड ऐसी ही वीडियो को और आप इस चैनल पर देखते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।